जो मुस्कुरा रहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी के दिए में तो उजाला होगा। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार साथियों, मैं हरिश्चंद्र आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप संघर्ष करते रहिए, हर इंसान एक दिन कामयाब जरूर बनता है। हमारे कई साथी यूट्यूबर्स भी जुड़े हैं और कई साथी स्टूडेंट्स भी हैं और कई पेरेंट्स भी हैं। उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। साथियों, जो बिना संघर्ष के आज के डेट में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, तो आप भी संघर्ष करते रहिए। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक यूट्यूबर्स क्यों ना हो। जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में जाइए और अपने ध्यान रखिएगा, अपनी पैशन को पालिएगा, न कि दूसरे के पैशन को। आपकी इच्छा क्या करती वही काम करिएगा। तो साथियों, आज मैंने इसी के संबंध में इसी वीडियो के साथ मैंने एक आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि आधुनिक इतिहास का बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। कई साथियों को, कई स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, और उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं याद होती। साथियों, वास्तव में यह वीडियो आपको ये सब घटनाएं और क्यों हुआ का कारण का जवाब देकर जाएंगे। और ऐसा नहीं कि जवाब ही देंगे, बल्कि लास्ट तक जाते जाते आपको याद दिलाने का भी भरोसा रखता है। तो देखिए, आंग्ल मैसूर की कहानी स्टार्ट कर देता हूँ। आंग्ल मैसूर में दो ही भारत के शेर की चर्चा करेंगे, जो कि एक हैदर अली और उन्हीं के पुत्र टीपू सुल्तान। इन दोनों के बारे में आज बहुत ही ज़्यादा, बहुत कुछ के बारे में बताने का प्रयास करूँगा। आंग्ल मतलब कुछ को तो आंग्ल मैसूर नहीं भी मालूम होगा। आंग्ल मतलब अंग्रेज और मैसूर वही हैदर अली और टीपू सुल्तान। अर्थात हैदर अली, टीपू सुल्तान दोनों एक तरफ यानी बाप बेटे हैं, और एक तरफ अंग्रेज़ों के बीच में बहुत ही गंभीर युद्ध होता है। यह युद्ध क्रमशः 4 सन में, मतलब कि 4 घटनाओं में यह घटित है। इन्हीं सब घटनाओं को हम लोग देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का सर कलम कर दिया जाता है और इसी के साथ मैसूर और हैदर अली के जितने भी वंशज होते हैं समाप्त कर दिए जाते हैं। इनकी कहानी इसी जैसे समाप्त हो जाती है। तो चलिए, इसका थोड़ा सा हम लोग मैप के साथ समझ लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ थे, कैसे कैसे थे। चूँकि मैप ही आपको एक आगे बढ़ेगी और एक मानसिक में, मस्तिष्क में एक समझ विकसित करेगी। हर इंसान, आप यदि पढ़ाई करते होंगे तो मैप से आप हमेशा याद रख सकते हैं। ट्रिक की बात है, याद करना थोड़ा सा ट्रिक मुश्किल होता है, लेकिन मैप तो हमेशा याद ही रहता है हर इंसान को। तो देखिए, मैप में मैं सबसे पहले मैसूर और पेशवा को दिखा रहा हूँ। पहले पेशवा देखिए। पेशवा हमारे महाराष्ट्र के साइड में थे। पेशवा महाराष्ट्र के साइड थे और उसी के नीचे मैसूर हुआ करता था। मैसूर है साथियों मेरे, एक कौन सा क्षेत्र है? मैसूर है। एक बार मैप को याद करिएगा, याद करते रहिए और इनका लोकेशन याद हो जाएगा, समझिए सब कुछ याद हो जाएगा, लेकिन लोकेशन याद रखना ज़रूरी है। तो पहला पेशवा, फिर मैसूर और उसके नीचे केरल वाला लगभग हिस्सा त्रावणकोर कहा जाता है। त्रावणकोर का अभी लिख रहा हूँ नाम क्या क्या है उनका। फिर त्रावणकोर, और इधर से चलेंगे तो हमारे पास में इधर निज़ाम आ जाएंगे। निज़ाम मान लेते हैं, ये आपके पास में इधर से पूरे निज़ाम हो गए।
निज़ाम हो गए, और जो बीच में हिस्सा बच रहा है, यही कर्नाटक है। कुछ साथी विरोध भी करेंगे कि कर्नाटक तो इधर है, लेकिन वास्तव में कर्नाटक उस समय के मैप में कर्नाटक इधर दर्शाया जाता था। तो कर्नाटक यहाँ पर है, शायद मैप में इधर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, कर्नाटक है। हो सकता है राइटिंग थोड़ी सी छोटी होगी, आप वीडियो को थोड़ा सा 400p ऊपर 3 डॉट दिख रहे हैं उसमें क्वालिटी और अच्छी कर लीजिएगा। कर्नाटक है, और सब अब नाम लिख दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर मैंने भी क्या बताया, पेशवा, मैंने चर्चा की क्या, पेशवा। और यहाँ पर हमारे पास में साथियों क्या है, मैसूर है, और ये केरल वाला हिस्सा त्रावणकोर है। त्रावणकोर तथा ये वाला हिस्सा निजाम का है, और यहाँ वाला हिस्सा कर्नाटक, इसी में आपका मद्रास इसी में स्थित है। मद्रास देख लेते, दिख रहा है नहीं वीडियो में, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, वीडियो काफ़ी बहुत दूर तक लिए हैं, दिख रहा होगा, चलिए ठीक है। मद्रास है, वीडियो बार बार एक बोर्ड हिल रहा है, थोड़ा सा बांध देते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा आपका वेट हो रहा है, टाइम वेस्ट। चलिए ठीक है, मद्रास है, मद्रास में इनकी प्रेसिडेंसी भी है। आपको लोकेशन भी याद हो गया होगा, पेशवा है, इधर मैसूर है, इधर त्रावणकोर है, और इधर कर्नाटक है, कर्नाटक इधर ही था, और निज़ाम यहाँ पर है। निज़ाम का ही हिस्सा एक स्वतंत्र हुआ था, जिसका नाम क्या है कि जो कि यह हिस्सा है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। आपको मालूम होगा साथियों कि उधर ये वाला हिस्सा, बंगाल वाला हिस्सा, बंगाल के नीचे ही हिस्सा है उत्तरी सरकार तट, बंगाल वाला हिस्सा पर अधिकार हो चुका है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, BEIC का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। बक्सर के युद्ध से ही उस पर आधिपत्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमा लिया है। और यहाँ पर BEIC देख रहे हैं, और यहाँ पर मैसूर है, इन्हीं के बीच में युद्ध होगी। लेकिन BEIC किनको किनको पहली बार मिलाती है, ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। निज़ाम जो थे थोड़े से ढुलमुल टाइप के थे। ढुलमुल बोलने का मतलब कि कभी या BEIC के साथ मिल जाते, कभी ये मैसूर के साथ मिल जाते, इनका कोई भरोसा नहीं था। ये बहुत डरते थे, इस कारण से निज़ाम जो थे ब्रिटिश को ही उत्तरी सरकार तट का हिस्सा दे देते हैं। कहते हैं लो भाई, हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण मत करना, यदि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सहायता कर देना। तो ये पहले ही उत्तरी सरकार तट को दे देते हैं BEIC को। तो इन पर ही अधिकार, अब जो उत्तरी सरकार तट है इस पर इसका अधिकार हो जाता है कंपनी का। और पेशवा इधर हैं, फिर आगे मिलेंगे मद्रास। मद्रास पर भी इनका अधिकार है, मद्रास पर भी इनका अधिकार है। चूँकि मैंने बताया था कि उस समय प्रेसिडेंसी एक बंगाल में बनी है, और एक फोर्ट विलियम, और यहाँ पर भी एक फोर्ट जॉर्ज बना हुआ है प्रेसिडेंसी। तो मद्रास में, जो कि कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इनकी प्रेसिडेंसी बनी हुई है BEIC की कहानी यहाँ तक हुई। आगे ये देखते हैं पेशवा कैसे बनते हैं, पेशवा को कैसे मिला लेते हैं पहले युद्ध में, ये सब चीज़ें देखेंगे। पेशवा को भी अपने साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है मिलाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ मिलाती है, और फिर मैसूर के साथ युद्ध होता है। लेकिन उसके पहले मैं हैदर अली की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। हैदर अली शासक बन जाते हैं,
हैदर अली शासक बन जाते हैं 1761 में। हैदर अली शासक बन जाता है, भारत का शासक, मैसूर का शासक 1761 में बन जाते हैं और यहाँ पर राजपाट करने लगते हैं। लेकिन मैसूर थोड़ा सा अभी कमज़ोर शासक के रूप में था और मैसूर से पेशवा लोग चौथ के रूप में टैक्स लिया करते थे। उधर 1761 में ही मैसूर को उभरने का एक चांस मिलता है, क्योंकि पेशवा पर एक आक्रमण हो जाता है। पेशवा पर एक आक्रमण, मराठा पेशवा पर एक आक्रमण हो जाता है। आपको मालूम होगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होती है, जिसमें कि मराठा अर्थात पेशवा बुरी तरह से हार जाते हैं और हारने के पश्चात इधर मैसूर को 1-2 साल का मिलता है टाइम और इसी में यह मैसूर यानी हैदर अली अपने आप को विकसित करने लगते हैं। ये जानते रहते हैं कि आज नहीं कल ये सब हमारे ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण ही करेंगे। मैसूर अर्थात हैदर अली एक शस्त्रागार का, अपने क्षेत्र में शस्त्रागार का निर्माण कर देते हैं, जो कि आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कहाँ पर लिख दें, इसी जगह चलिए लिख देते हैं। आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कर देते हैं, जो कि डिंडीगुल में कर देते हैं शस्त्र के लिए। तो आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किसने किया? हैदर अली ने। कहाँ पर किया? डिंडीगुल में किया। और मैसूर भी अब थोड़ा सा अपने आप में अच्छा शासक और अच्छा राज्य क्षेत्र बन चुका था। अब पेशवा भी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलाया और बोल दिया भाई इन पर भी मिलाते हैं बड़े ही अहम भाव से, क्योंकि पेशवा एक कमज़ोर शासक नहीं है, बहुत मजबूत। मालूम है शिवाजी का, आपको शिवाजी के बारे में तो मालूम ही होगा। मिलाते हैं, मिलाने के पश्चात अब तीनों ने इन पर आक्रमण करने की कोशिश बनाते हैं। इधर से BEIC निज़ाम को भेज देते हैं, भाई तुम इनसे लड़ो वरना तुम तो गए, कभी न कभी मैसूर तुम पर आक्रमण कर देगा और तुम चले जाओगे। अर्थात निज़ाम ने निज़ाम को उकसाया मैसूर पर युद्ध करने के लिए और पेशवा भी आ पड़े इस पर युद्ध करने के लिए मैसूर। और उधर BEIC तो सबको बिखेरने में लगी ही है, कैसे इन दोनों को आपस में लड़ाया जाए और राज किया जाए, ये सब इसकी नीतियाँ ही है। तो लड़ाने का यही प्रयास कर रही है। ये कब लड़ा रही है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर मैंने कॉलम्स बनाए, इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो ये प्रथम युद्ध के नाम से जाने जाते हैं इतिहास में, प्रथम युद्ध के नाम से। इसका सन जो था 1767 से 69, 2 सालों के लिए लड़ी जाती। 67 से साथियों 69 तक लड़ी जाती है। और इसमें कौन कौन रहता है? एक तो होते हैं पेशवा, दूसरी तरफ से होते हैं क्या? निज़ाम। और उन्हीं के साथ साथ कौन होते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। थोड़ा सा शॉर्ट लिख रहा हूँ, इसे आप लोग मैनेज कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और एक तरफ थे कौन? मैसूर में बैठे शासक हैदर अली, या ऐसे लिख दिया जाए मैसूर ऐसे लिख देते हैं। भाई अकेले है तो थोड़ा सा बड़ा लिखें ताकि अकेले दहाड़ते रहे। मैसूर यहाँ पर है, जो कि पेशवा, निज़ाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचती है। आखिरकार मैसूर ने अर्थात हैदर अली ने पेशवा को मिलाया और मिला करके बोला 3 लाख रुपये ले लीजिए, और ये हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं, हम तो घर के ही है ना, कोई तीसरा लोग उकसा रहा है और हमसे आप युद्ध कर रहे हैं। 3 लाख रुपये देते हैं मैसूर पेशवा को तो रुपया पैसा चाहिए और लेकर चला जाता है। निज़ाम को भी अपनी तरफ मिला लेते हैं और यहाँ से भी निज़ाम को भी अपनी तरफ मिलाते हैं और निज़ाम भी इनकी तरफ ही मिल जाते हैं। इसी बीच में जो मैसूर अर्थात हैदर अली ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भयंकर युद्ध किए और युद्ध में इतना ही तक नहीं, अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया। और जो यहाँ पर मैसूर दिख रहा है, मैसूर हैदर अली ने खदेड़ते इनकी
जो यहाँ पर प्रेसिडेंसी थी, किला थी, इस किले तक ने अपने यश पताका को फहराया और वहाँ तक गए। और वहाँ के जाने के पश्चात में बहुत ही बुरी संधि किए, किसके साथ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और चूंकि यह कंपनी हार चुकी है, अब संधि तो करना इसकी मजबूरी है। जो जो मैसूर ने कहा, हैदर अली ने कहा, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी बात मान ली और स्वीकार भी कर लिया कि मैं आपकी संधि को स्वीकार करता हूँ, आप जो जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतनी बुरी तरह से इन्हें पराजित कर दिए थे हैदर अली ने। और यह पेशवा और निज़ाम ब्रिटिश, ये दोनों तो मिल चुके हैं, बस इन्हीं की बाकी थी। और इनके बाद भी संधि हुई। इस संधि मैसूर से उठ कर के गए थे हैदर अली मद्रास में। ये संधि कहाँ हुई? मद्रास में हुई। मेरे दोस्त, ये संधि कहाँ हुई? आखिरकार मद्रास में ही हुई। मद्रास में ये संधि कब हुई? जब यह समाप्त होगा, यानी 1769 में यह संधि मजबूरन इनको करना ही पड़ा। मैसूर जीत जाता है ना हैदर अली। मैसूर अली में कौन है? हैदर अली विजयी हो जाते हैं। अब कुछ आगे बढ़ती है, इतना ही नहीं रुका, अब आगे कहानी और बढ़ती है। आगे की बात क्या होती है ये जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा युद्ध छिड़ ही जाता है कुछ समय पश्चात। वो समय क्या था? 1780 से लेकर के 84 तक भयंकर। और इसमें एक समझिए कि हैदर अली की डेथ ही हो जाती है। दूसरे मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध में, सॉरी कर्नाटक मैंने बोलने का प्रयास किया, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में 80 से 84 होती है और इसमें हैदर अली की डेथ होती है। ये जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें कौन कौन है? ब्रिटेन वाले ब्रिटिश है, और एक तरफ मान लेते हैं कौन है? हैदर अली है। कौन है? हैदर अली। हैदर अली कहिए क्या, ऐसे मैसूर है, ठीक ना, मैसूर है। और इसमें एक घटना घट जाती है 1782 में। हैदर अली की क्या हो जाती है? हैदर अली क्या हो जाते हैं? मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु पोटोनोवा के युद्ध में होती है, और जो कि उस युद्ध में मारे नहीं जाते बल्कि इनकी नेचुरल डेथ होती है। तो हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो जाती है। मृत्यु होते ही उसके बेटा टीपू सुल्तान ने कमान संभाल लेती हैं, और हैदर अली अपने पिता के स्थान पर दहाड़ते हुए युद्ध के मैदान में कूद ही जाते हैं, जो कि अभी नए युवक हैं। और एक तरफ पिताजी का डेथ होता है और दूसरी तरफ हैदर अली लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर इनके बाद हैदर अली आ जाते हैं और टीपू सुल्तान आ जाते हैं, टीपू आ जाते हैं। और यह युद्ध दोनों के बीच में बराबरी की होती है। यह युद्ध दोनों के बीच बराबरी की होती है। न ही इसमें ब्रिटिश जीतते हैं, न ही इसमें मैसूर जीतते हैं। दोनों युद्ध जो था बराबरी चलती है, और यह युद्ध चलते चलते ही दोनों के बीच में संधि कर ली जाती है। मेरे दोस्त, क्या कर ली जाती है? दोनों के बीच में संधि। यह संधि मंगलौर में होती है। यह संधि मंगलौर में होती है। यह संधि कब होगी? 1784 में यह संधि कर ली जाती है। यह संधि 1784 में कर ली जाती है। थर्ड बार आती है, अब आगे की युद्ध आती है। अभी एक बार फिर से मैं इसे बता दूंगा, ठीक ना। तीसरी बार आती है, एक बार कहानी को समाप्त करूँ, फिर इसमें जो जो और फैक्ट बनेंगे बना रहा हूँ। कौन गवर्नर जनरल थे, अभी इसकी बात छूट रही है, ठीक ना। तो थर्ड अब वार ये स्टार्ट होता है, जो कि 1792 में होता है। 90 से 92 होता है, 1790 से 92 में होता है। इसमें जो थे टीपू सुल्तान, और इसमें जो पेशवा थे ऊपर से अटैक करते, इधर निजाम अटैक कर देते, इधर से मद्रास, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस पर मैसूर पर आक्रमण कर ही देते हैं। आक्रमण कैसे करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उधर से पेशवा और इधर से निजाम इस पर क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। जिस आक्रमण में
जिसमें कि मैसूर बहुत ही बुरी तरह से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। मैसूर क्या हो जाता है, बहुत ही बुरी तरह से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और इसी की राजधानी में यहाँ तक नहीं, ये जो थे हैं पेशवा निजाम और इधर से मद्रास से आए हुए BEIC, चूँकि यहाँ का दबदबा इन्हीं का है BEIC का, चूँकि यहाँ पे इनका किला है तो दबदबा तो रहेगा ही। ये सब क्या करते हैं कि इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में तक आकर के खदेड़ते हैं और बहुत ही बुरी तरह से टीपू सुल्तान को हराने का प्रयास करते हैं। और आखिरकार संधि भी होती है, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ बहुत ही समझिए कि बेइज्जती समझ लीजिएगा, एक संधि करते हैं। यह संधि कहाँ होती है, इसकी ही राजधानी में घुसकर होती है संधि, जिस संधि का नाम रख दिया गया श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि इसकी राजधानी है उसी जगह, और उसी जगह संधि होने के कारण से श्रीरंगपट्टनम की संधि रख दी जाती है। इसमें कौन कौन है, आपके पास पेशवा है, निजाम है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। पेशवा, निजाम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस संधि कहाँ हुई, मैंने बताया अभी भी, श्रीरंगपट्टनम में, मेरे प्यारे दोस्त, श्रीरंगपट्टनम में, जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम में ही थी। संधि कब होगी, आपको मालूम होगा, जब युद्ध समाप्ति की ओर होता है, लास्ट में होता है, उसी समय संधि कर ली जाती है। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम सही लिखा है ना, सही है। 1792 में संधि हो जाती है। इसमें पेशवा जो होते हैं बहुत ढेर सारा हिस्सा ऊपर से ले लेते हैं, निज़ाम भी ले लेते हैं, और BEIC क्या लेता है, उसी क्या चाहिए, रुपया पैसा, बहुत रुपया पैसा लेता है, बहुत लेता है रुपया पैसा, और बस उन्हें 3 करोड़ रुपया ले लेता है। BEIC बहुत ज़्यादा रुपया पैसा ले लेता है मैसूर से, और यह संधि बहुत ही बेइज्जतीपूर्वक रही। और संधि में कौन था, टीपू सुल्तान। अच्छा, वर्सेस नहीं लिखेंगे क्या, टीपू सुल्तान। और यह संधि जो युद्ध था, दूसरा वाला, सेकंड वाला बता रहे हैं, यह युद्ध बराबर चला था, यानी न ही इसमें कंपनी जीती थी, न ही टीपू सुल्तान जीते थे। और हाँ, एक चीज़ इसमें और एक फैक्ट बन जाता है दूसरे युद्ध में। अब स्टार्ट करें तो इसे बता दें, इस युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, उसका नाम है क्या, आयरकूट है। क्या है, आयरकूट है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया था, इस कारण से मुझे याद आया, क्वेश्चन तो ये भी पूछा जाता है कि दूसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कौन है, आयरकूट है। आगे की बात चलती है, तो अब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में होता है। 1799 में होता है। इस युद्ध के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। 1799 वाला यह युद्ध नहीं था, इस युद्ध में तो मारना ही था टीपू सुल्तान को। कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मार ही देगी, ब्रिटेन वाले इसे मार ही देंगे। 1799 में टीपू सुल्तान को कुछ ऐसा था कि टीपू सुल्तान, जो कि यूरोप में एक शासक थे, इसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नाम भी बोलने नहीं आ रहा है क्या, नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक ना। वो फ्रांस के शासक थे, और उसी समय यह टीपू सुल्तान उनसे सहायता मांगते हैं कि आप मेरी सहायता करिए, मुझ पर ब्रिटेन वाले बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढा रहे हैं। एक पत्र लिखते हैं, क्योंकि फ्रांस वाले अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट इसके जो है
टीपू सुल्तान है इसकी सहायता करने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि कारण क्या था इसके पीछे, जो फ्रांस थे और ब्रिटेन थे इनके बीच कभी पटती नहीं थी और ये आपस में हमेशा युद्ध करते रहते थे, और युद्ध इसीलिए फ्रांस वाले तैयार भी हो गए। चलिए मैं इसके साथ युद्ध जरूर करूँगा। लेकिन यह पत्र जो था, लेटर था यूरोप में मस्कट है, वहाँ पर यह पत्र पकड़ा गया इनका और ये ब्रिटेन के हाथों लगा। ब्रिटेन वाले जानते ही सुनते ही तुरंत यह टीपू सुल्तान को ख़त्म करने का प्रयास किए। तो इस युद्ध में हुआ क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इसमें BEIC और एक तरफ टीपू सुल्तान के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसमें कि टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। इसकी कहानी को उसी जगह ख़त्म कर दिया जाता है। और इसमें संधि की बात करें तो संधि करने का इनका कोई इरादा ही नहीं था। इनको तो क्या करना है, कंपनी को टीपू सुल्तान को ही मार दिया जाए। टीपू सुल्तान भी क्या हो जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। और अब BEIC भारत में अपना धीरे धीरे आधिपत्य जमाने लगी, और जमाते जमाते एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत पर ही क्या कर रही थी, राज कर रही थी। उसकी भी कहानी आएगी आगे, लेकिन जो थोड़ा थोड़ा पार्ट है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार रिकॉल करा दूँ, कब कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, 4, और कब 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99 में कहानी खत्म। और आगे की बात चले, संधि कब हुई, लास्ट डेट है उसी संधि 3 में हुई, मैसूर, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम में। मैसूर, मंगलोर और श्रीरंगपट्टनम में संधियाँ हुई। पहले युद्ध में कौन कौन थे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कौन बताइएगा आप जरा। दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है पोटोनोवा के युद्ध में। और क्या होता है दूसरे युद्ध में, आयरकुट जो कि नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना की तरफ, यह युद्ध बराबरी चलता है। ज्यों ही हैदर अली की मृत्यु होती है, टीपू सुल्तान कमान को संभाल लेता है। और संधि तो मंगलोर में हो ही जाती है। दूसरे में टीपू सुल्तान है ही, जो कि इसमें संधि बहुत ही बेकार संधि होती है, ये भी मैंने चर्चा कर दिया। रही बात कि उस समय गवर्नर जनरल कौन रहा करते थे, तो एक पहले वाले में वेलेजली था, पहले वाले में नहीं थे, दूसरे वाले में वेलेजली है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वेलेजली और कार्नाविलिस है। दूसरे वाले में कार्नाविलिस है। थर्ड वाले में है आपके पास में वेलेजली, कार्नाविलिस तथा आपके पास में, सॉरी साथियों, वेलेजली तो लास्ट में है ना, हाँ, वारेन हेस्टिंग है, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, वारेन हेस्टिंग है। थर्ड वाले में कौन है, वेलेजली। चलिए, वारेन हेस्टिंग, कार्नाविलिस और वेलेजली है, यही 3 शासक और 3 गवर्नर जनरल है, पहले वाले में नहीं है। तो बस आपसे फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, संघर्ष करिएगा आप भी, क्योंकि मैंने पहले ही सारी में बोल दिया, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। तो चमकना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। बस आपसे अलविदा कर लेते हैं सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छोटे भाई को सपोर्ट करते रहिएगा, भूलिएगा मत कभी।